हाँ, तो अभी तक हम अच संधि प्रकरण के अंतर्गत यण और अयादि संधि के अंतर्गत आने वाले सूत्रों की व्याख्याएं पढ़ चुके हैं। उनसे शब्दों की सिद्धियां किस प्रकार होंगी, रूप सिद्धियां भी हम कर चुके हैं। आज बात करते हैं हम गुण संधि के विषय में। तो गुण संधि का जो सबसे पहला सूत्र है संज्ञा सूत्र है। तो देखो, आपको पता है, हम जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण में 3 प्रकार के सूत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र और निषेध सूत्र। परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र और निषेध सूत्र। संज्ञा सूत्र केवल नाम देता है, अर्थात संज्ञा का तात्पर्य ही नाम है। संज्ञा से तात्पर्य है किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध कराना। तो संज्ञा सूत्र है अदेंग गुण, यानी गुण नाम किसको देना है। तो अदेंग गुण से तात्पर्य है, जब हम इसका विखंडन करेंगे तो विखंडन होगा अत प्लस एंग। विखंडन क्या होगा इसका? अत प्लस एंग। ठीक है, तो ये सूत्र कहता है अत से तात्पर्य है ह्रस्व अकार और एंग से तात्पर्य है ए और ओ। ठीक है, अत से तात्पर्य है ह्रस्व अकार और एंग से तात्पर्य है ए और ओ। ठीक है, ये कैसे वर्ण है? ए और ओ दीर्घ वर्ण है। अकार कैसा है? ह्रस्व है। ठीक है, तो इस सूत्र का कहने का तात्पर्य है कि अ तथा इंग प्रत्याहार की गुण संज्ञा होती है। इंग प्रत्याहार है। संस्कृत व्याकरण का आधार सूत्र है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्रों में जब हम देखते हैं तो इंग प्रत्याहार में ए और ओ 2 वर्ण निकल कर आते हैं। तो अ तथा इंग प्रत्याहार की गुण संज्ञा होती है, अर्थात इन्हें गुण नाम दिया जाता है। अर्थात ह्रस्व अकार, दीर्घ ए, दीर्घ ओ, ये तीनों वर्ण गुण संज्ञक होते हैं। अगर आ जाता है कि गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तब हमें लिखना है अदेंग गुण। अदेंग गुण है। कैसा सूत्र है? गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। गुण संज्ञा किसकी होती है? तो ह्रस्व अकार, दीर्घ ए और दीर्घ ओ की गुण संज्ञा होती है। ठीक है, अगला सूत्र हम पढ़ेंगे, फिर से संज्ञा सूत्र है तपर तत्कालस्य। तपर है तत्कालस्य। तो देखो यहां पे तपर, ठीक है, और तत्काल, तत् और कालस्य, ये 3 शब्द निकल कर आते हैं। तपर है तत्कालस्य। इसका अर्थ है कि त जिससे परे है और ता से जो परे है वह अपने समान काल वालों की संज्ञा होता है। समान काल से तात्पर्य क्या है? एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। हमने पहले पढ़ा था ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व वर्ण कैसे होते हैं? एक मात्रिक होते हैं। दीर्घ वर्ण द्विमात्रिक होते हैं और प्लुत वर्ण त्रिमात्रिक होते हैं। ठीक है, तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इसका तात्पर्य यही है कि ता जिससे परे है, परे से मतलब है बाद में। ठीक है, और ता से जो परे है, दोनों बातें एक सी दिखाई दे रही हैं लेकिन अलग अलग हैं। ठीक है, तो त जिससे परे है और ता से जो परे है वह अपने समान काल वालों की संज्ञा होता है।
अर्थात जिसके बाद में और जिससे पहले ता लग जाता है। ठीक है, स्पष्टीकरण जब हमें लिखना है तो जिसके बाद में और जिससे पहले ता लग जाता है वह अपना और अपने समान काल वालों का ही बोध कराता है, अन्य सवर्णों का बोधक नहीं होता है। नहीं आया समझ में? जैसे हमने यहाँ कहा था कि ह्रस्व आकार, ठीक है, अदेग गुण से 3 वर्ण हमारे सामने आए थे। अत से तात्पर्य है आकार, ह्रस्व आकार। कौन सा आकार? ह्रस्व आकार। ठीक है, और एंग से तात्पर्य है ए और ओ, ए और ओ। अब ह्रस्व आकार अत, अब इस सूत्र का कहने का मतलब क्या है कि यह अपने समान काल, अपने समान काल से तात्पर्य है कि ह्रस्व आकार का उच्चारण जितने समय में होगा, ह्रस्व आकार का उच्चारण जितने समय में होगा उतने ही समय में यदि किन्हीं अन्य वर्णों का भी उच्चारण होता है तो वह इसकी संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इनके समान नहीं होता है तो इसकी संज्ञा नहीं कहलाएगा। ए और ओ ये क्या होते हैं? तीनों अपने अपने काल को बताते हैं। ए और ओ दीर्घ और अह्रस्व है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जिसके बाद में और जिससे पहले ता लग जाता है वह अपना और अपने समान काल वालों का ही बोध कराता है, अन्य सवर्णों का बोध नहीं कराता। हम कहें कि ये ह्रस्व आ दीर्घ आ का भी बोध कराए तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके समान काल नहीं है। इसका उच्चारण एक मात्रिक है और इसका क्या है? द्विमात्रिक है। दीर्घ आ कैसा है? द्विमात्रिक है। ह्रस्व आ एक मात्रिक है, इसलिए इसका उच्चारण काल समान नहीं है, तो ये इसकी संज्ञा नहीं होगा। अब बात आती है कि ता, ता से कैसे परे होता है और ता किसके परे होता है? तो हम देखते हैं कि देखो अत प्लस एग, अदेग गुण से हमने क्या निकाला? अत प्लस एग। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये सूत्र क्या कहता है कि ता जिससे परे है, ता जिससे परे है और ता से जो परे है, तो ता जिससे परे है इससे तात्पर्य क्या है कि आ ह्रस्व आ के बाद क्या है? ता का प्रयोग हुआ है। आ के बाद किसका प्रयोग हुआ है? ता का प्रयोग हुआ है। तो एग क्या कहलाएगा? तपर कहलाएगा। एग क्या कहलाएगा? तपर कहलाएगा। और एग से पहले किसका प्रयोग है? तकार का, तो ये भी क्या कहलाएगा? तपर कहलाएगा। नहीं आया समझ में? तो देखो अत प्लस एग में आ तपर है। आ क्या है? तपर है। क्यों है तपर? क्योंकि आ से परे क्या है? ता है, यानी ता जिससे परे है, तो आ से परे क्या है? ता, तो आ क्या कहलाएगा? तपर कहलाएगा। आ क्या कहलाएगा? तपर कहलाएगा। ठीक है, और एग भी क्या कहलाएगा? तपर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि ता से जो परे है, तो इस ता से परे क्या है? एग, यानी कि आ से परे ता, ठीक है, और ता से परे एग। ठीक है, सूत्र क्या कह रहा है कि ता जिससे परे है, तो ता किससे परे है? आ से परे है। ता से जो परे है, तो ता से परे क्या है? एंग है। परे का अर्थ है क्या? बाद। ठीक है, पूर्व का अर्थ पहले। तो ता जिससे परे है, ता जिससे परे है, यानी जिस वर्ण के बाद तकार है, तो आ के बाद क्या है? तकार है। और ता से जो परे है, अर्थात ता के बाद में जो वर्ण है, तो ता के बाद में क्या है? एंग। तो आ और एंग दोनों क्या कहलाएंगे? तपर कहलाएंगे। तो आ और एंग क्या कहलाएंगे? तपर कहलाएंगे। तो आ और एंग से तात्पर्य है ए और ओ। तो आ ए ओ इन तीन वर्णों को और
इनके समान काल वालों को क्या कहेंगे? हम गुण संज्ञा कहेंगे। यानी आ, ए, ओ इनकी और इनके समान काल वालों की गुण संज्ञा होती है। ठीक है। अगला सूत्र है आद गुण। जब ये दोनों सूत्र गुण संज्ञा करते हैं तब इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये सूत्र क्या कहता है कि अवर्ण से अच परे होने पर, अवर्ण से अच परे होने पर, यानी अवर्ण, अवर्ण से तात्पर्य है ह्रस्व आकार भी हो सकता है, दीर्घ आकार भी हो सकता है। ठीक है। तो आ से अच परे होने पर पूर्व प्लस पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक गुण आदेश होता है। अर्थात जब आवर्ण के पश्चात ए उ री र, ए उ री रे, देखो ई से तात्पर्य है ह्रस्व ए और दीर्घ ई, उ से तात्पर्य है ह्रस्व उ दीर्घ उ, री से तात्पर्य है ह्रस्व री और दीर्घ री, और र। ठीक है। तो ए उ री और री, इनमें से कोई भी वर्ण विद्यमान है किसके बाद? आ के बाद। ठीक है। तब पूर्व और पर अर्थात इन दोनों के स्थान पर एक गुणादेश हो जाता है। अर्थात एक गुणादेश ए या ओ आ रहा है समझ में? जैसे मैं लिखूं उप अ इंद्र, इस स्थिति में उपेंद्र, उपेंद्र जानते हो किसका नाम है? उपेंद्र भगवान विष्णु, उपेंद्र भगवान विष्णु। तो उप इंद्र इस स्थिति में अब देखते हैं हम कि आ के बाद क्या है? ईकार है। ठीक है। तब आ और ई दोनों के स्थान पर एक गुणादेश होगा, यानी ए या ओ में से कोई एक हो जाएगा। तो आ और ई के स्थान पर क्या होगा? ए होगा। आ और उ के स्थान पर क्या होगा? ओ होगा। ठीक है। तो अधिक गुण है स्थानांतरतम दोनों सूत्रों की सहायता से, और आद गुण है सूत्र से अ प्लस ए के स्थान पर ए एक गुणादेश हो जाता है। अब इन सूत्रों की सहायता से उपेंद्र का क्या किया जाएगा? रूप सिद्धि किया जाएगा। तो देखते हैं हम उपेंद्र किस प्रकार से सिद्ध होगा। उपेंद्र, तो उपेंद्र शब्द का हिंदी अर्थ होता है भगवान विष्णु। उपेंद्र का हिंदी अर्थ क्या है? भगवान विष्णु। जब हम इसे सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि इसका संधि विच्छेद क्या है? उप प्लस इंद्र, यह इसका असिद्ध रूप है। तो हम क्या लिखेंगे? यह असिद्ध रूप है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि उप में अंतिम क्या है? आकार है, और इंद्र में प्रथम वर्ण क्या है? ईकार है। तो ये लिखेंगे कि यहां पूर्व में उप में अवर्ण के पश्चात अवर्ण है तथा उसके बाद अच ई वर्ण विद्यमान है। ठीक है। पूर्व में क्या है हमारे पास? उप में आ है, उसके बाद इकार क्या है? अच वर्ण है, तो उसके बाद अच ई वर्ण विद्यमान है, यानी अच वर्ण विद्यमान है। तब हम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? उप आ का
ईकार के स्थान पर ए गुणादेश किन सूत्रों से होगा? अदेन गुण और स्थानीय अंतरतम सूत्र की सहायता से लिखेंगे। जैसा हम करेंगे वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे अदेन गुण तथा स्थानीय अंतरतम सूत्रों की सहायता से अधीन गुण है तथा स्थानीय अंतरतम सूत्रों की सहायता से आद गुण है सूत्र से। किस सूत्र से? आद गुण सूत्र से अ प्लस ई दोनों वर्णों के स्थान पर, एक वर्ण के स्थान पर नहीं करना है, दोनों वर्णों के स्थान पर करना है। दोनों वर्णों के स्थान पर एक गुणादेश हो जाता है। अधीन गुण सूत्र से और स्थानीय अंतरतम सूत्र से जब हम सहायता लेंगे तब आद गुण है सूत्र से क्या हो जाएगा? आकार और इकार दोनों के स्थान पर एक गुणादेश हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब इन्हें जोड़ा जाएगा, इनका संयोग किया जाएगा तो उपेंद्र शब्द की प्राप्ति होगी। तो हम लिखेंगे उपेंद्र, ठीक है। यहां लिखा जाएगा अच्छीनम परेण संयुज्यम सूत्र से वर्ण संयोग करने पर, ठीक है। हमें किसकी आवश्यकता है? उपेंद्र प्रथमा विभक्ति एक वचन की। तब कृतज्ञ समासाश्च सूत्र से क्या होता है? प्रातिपदिक संज्ञा और विभक्ति कार्य होते हैं, ठीक है। तो जैसा इधर है वैसा ही यहाँ लिख दिया जाएगा उपेंद्र लिखेंगे। कृतज्ञ समासाश कृतज्ञ समासाश सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा तथा विभक्ति कार्य करने, ठीक है। हमें उपेंद्र शब्द की सिद्धि करनी है। उपेंद्र शब्द हमें प्राप्त हो चुका है। अंत में लिखेंगे इति सिद्धम। इस प्रकार से उपेंद्र शब्द की सिद्धि प्राप्त होती है। इसी प्रकार से हमें गंगोदकम शब्द को क्या करना है? सिद्ध करना है। किसको करना है? गंगोदकम।
गंगोदकम। किसको सिद्ध करना है? गंगोदकम को सिद्ध करना है। गंगोदकम का अर्थ क्या होगा? गंगा प्लस उदकम, ठीक है, यानी गंगा का जल। किसका जल? गंगा। उदक माने जल, गंगो माने गंगा का। इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? गंगाया उदकम, अर्थात गंगा का जल। षष्ठी तत्पुरुष समास। तो गंगोदकम, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गंगा प्लस उदकम। इसी प्रकार से इन्हीं सूत्रों की सहायता से गंगोदकम को क्या किया जाएगा? सिद्ध। केवल हमें क्या लिखना है? इधर क्या होगा? दीर्घ आ होगा, गंगा। इधर क्या होगा? उकार होगा, उदकम। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि पूर्व में गंगा शब्द में आ वर्ण है और उसके बाद अच वर्ण उ विद्यमान है, तब आ और उ दोनों के स्थान पर ओ एक गुणादेश हो जाएगा। ठीक है, तो गंगोदकम शब्द को सिद्ध करना है। आगे अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।